वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, सौरभ शर्मा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक नंबर नेक्स्ट पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन। स्टूडेंट्स, आपका पार्ट 2 द रोमन एम्पायर के इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूडिंग एमसीक्यू मैं आपको करा चुका हूं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको दिख रहा होगा। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से कंफर्म आपका या तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या फिर आएगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसका नाम है पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन। Let us guys begin the video without waste a lot of time. Students, जब हम बात करें पाथ टू मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकरण के रास्ते, जब इस आधुनिकरण की बात की जाती है तो हम जनरली बात कर रहे हैं इस चैप्टर में 2 कंट्री के बारे में। फर्स्ट आपका चाइना और सेकंड आपका जापान। मतलब कहने को तो बहुत सारी कंट्री ने द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन को एडॉप्ट किया था, आधुनिकरण के रास्ते को अपनाया था, लेकिन इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंस चाइना और जापान के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे कि उनका तरीका क्या था डेवलपमेंट करने का। जब हम इस टॉपिक को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो पहले हम समझेंगे द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकरण का मतलब क्या होता है? आधुनिकरण का मतलब होता है जब कोई भी कंट्री अपने देश में इंडस्ट्री को डेवलप करे, इकोनॉमी को डेवलप करे और सोशल पॉलिटिकल चेंजेस लाए, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका मॉडर्नाइजेशन। जो हमने 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में जो मेन हमने ऑब्जर्व करा वो करा आपके चाइना में, जापान में, जहां पे बड़े लेवल पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है और अर्थव्यवस्था के साथ साथ दे ऑल्सो प्रमोटेड सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। अब वहां पे क्या था? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ रही थी, चाहे वो आपका चाइना हो, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में भी, चाइना में वहां पे कौन सी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जबकि हम बात करें जापान के बारे में तो जापान में 12वीं शताब्दी से ही कंट्रोल रहा है आपके टोकुगावा का, जो आगे शोगुन को शिफ्ट की। इसका मतलब उन लोगों ने सिर्फ इकोनॉमी पे डेवलपमेंट नहीं करा, इकोनॉमी के साथ साथ दे आल्सो ब्रॉट सम चेंजेस इन पॉलिटिकल, जो वहां की राजनीति है उसमें भी इनके द्वारा बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। आई होप सो स्टूडेंट्स, ये आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, आप लोग अपने फ्रेंड को और आगे शेयर करना। जब हम बात करें चाइना एडॉप्ट द मॉडर्नाइजेशन के, चाइना के द्वारा जो आधुनिकरण के रास्ते थे वो कैसे एडॉप्ट किए गए थे, क्या क्या तरीके थे, वो इस टॉपिक में आगे हम फॉलो करते हैं। 1865 एंड 91 सबसे पहले चाइना के द्वारा जो तरीका अपनाया गया था ना आधुनिकरण का, वो था आपका पश्चिमी तकनीक को एडॉप्ट करना। जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, कैसे वो लोग रहते हैं, किन तकनीक को यूज कर रहे हैं, 18वीं सेंचुरी आते आते चाइना ने क्या कर दिया? उसे एडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने पश्चिमी विचारधारा को एडॉप्ट किया, साथ में जो उनका कॉन्फ्यूशन था, ये वहां के क्या थे? रिचुअल्स थे। दे नेवर एक्सप्लॉइटेड इट। डेवलपमेंट के साथ साथ, पश्चिमीकरण के साथ साथ जो वहां की विचारधारा थी, जो वहां की परंपरा थी और जो वहां के आइडियाज वैल्यूज थे, उन्होंने उसको कभी नहीं छोड़ा। मतलब जितनी ज्यादा वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे थे, उतना ही वो अपने क्या कल्चर से और अपने जो उनके वैल्यूज है, सिद्धांत है, उनसे टच थे। ठीक है। जबकि हम बात करें वहां के ग्रुप के बारे में तो वहां का जो मोस्ट डोमिनेटिंग ग्रुप था हान था, और वहां की सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाने वाली कौन सी? जो आपकी चाइनीज भाषा थी। कम्युनिस्ट पार्टी, एमसीक्यू नंबर सेकंड, जिसका एस्टेब्लिशमेंट चाइना में कब हुआ था? 1949 में। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था द मीनिंग ऑफ द कम्युनिस्ट, कि कम्युनिस्ट का मीनिंग क्या होता है। कम्युनिस्ट जब चाइना में आई थी 1949 में, तो इसके द्वारा वन पार्टी डोमिनेंस को इंपॉर्टेंस दिया गया। मतलब इसका क्या होता है? ये बन गया आपका एक और एमसीक्यू। नो डाउट
एमसीक्यू यहां से बनता है कि डिफाइन द टर्म्स ऑफ कम्युनिस्ट या व्हेन इट एस्टैब्लिश। जो आपके साम्यवादी सरकार है उसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जिसका मतलब क्या है, वन पार्टी डोमिनेंस, कि सिर्फ और सिर्फ चाइना में एक राजनीतिक पार्टी होगी, इसका नाम क्या होगा, साम्यवादी पार्टी। के बाद हम चलते हैं जापान की तरफ कि जापान कैसा कंट्री था, किसका वहां पे रूल था और जापान इतना डेवलप कैसे हुआ, वो अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। जब बात करें जापान के बारे में तो जापान ने आधुनिकीकरण के रास्ते को कैसे अपनाया था। जापान ने क्या करा, सबसे पहला जो वे था जापान के डेवलपमेंट का वो क्या था आपका, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम, कि वहां पे कैसे पावर को शिफ्ट किया जाए। 12th सेंचुरी की बात है, जापान में सबसे पहले जो व्यक्ति था वो कोई और नहीं, तोकुगावा था, जिसके पास पावर थी, जो वहां का आप बोल सकते हो कि ही वाज किंग और उसने जापान में रूल किया। उसके बाद 12th सेंचुरी के बाद उसने पावर किसको शिफ्ट कर दिया, आपके शोगुन डायनेस्टी को, कि भाई अब हम इसको रूल कर चुके हैं, अब आप आगे फॉलो करो। और सीधा तोकुगावा से पावर शिफ्ट होती है आपके शोगुन के पास। जब शोगुन के पास पावर आती है तो जापान में शोगुन डायनेस्टी के टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म किए गए थे, जो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं जापान का ज्योग्राफिकल फीचर। छोटा सा आइसलैंड है, जैसे आप शकल में देख रहे हो, छोटा आइसलैंड जो किससे द्वीप से मिलकर बनता है, आपका हांसू, कयोसू, हक्काइडो एंड शिकोकू। इन चारों आइसलैंड को मिला के छोटा सा द्वीप बनता है, इसका नाम है आपका जापान। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब चाइना और जापान ने क्या राजनीतिक तरीका अपनाया था अपने डेवलपमेंट के लिए। 12th सेंचुरी एम्पीरियल रूल इन जापान इज कॉल्ड टोकुगावा। उसके बाद पावर शिफ्ट कहां पे होती है, शोगुन के पास। अब जब हम बात करें शोगुन ने कैसे रूल करा जापान में, तो उसने क्या करा, छोटा सा द्वीप है वैसे भी, उसको 250 डोमेन्स पे बांट दिया। मतलब जापान को 250 जो द्वीप है उनमें बांट दिया गया, जिससे रूल करना आसान हो सके। अब जब द्वीप में बांटा गया तो हर द्वीप में क्या हुआ, एक डैम्यो रख दिया गया। डैम्यो का काम क्या था, कंट्रोल करना, किसको, आपके आइसलैंड को। हर जैसे एग्जांपल है आपका, हर एक राज्य के अधिकारी होता है, वही काम यहाँ पे था कि हर डोमेन का एक डैम्यो होगा जो डोमेन्स पे कंट्रोल करेगा। वहीं पे डैम्यो की हेल्प कौन करेगा, आपका समुराई, या बोलते हैं वॉरियर। मतलब अब जापान की पावर में जो वहां की राजनीतिक पावर थे, वहां पे 3 लोग रूल कर रहे थे। फर्स्ट आपका शोगुन डायनेस्टी, सेकंड आपका डैम्यो और थर्ड आपका समुराई। ये 3 लोग एक साथ मिलकर रूल करते थे। लेकिन जो मेन रूल था शोगुन का, वो देता था इन सबको ऑर्डर, चाहे डैम्यो हो या फिर आपके कौन हो, आपके समुराई हो। इनको जो काम करना वो शोगुन के ऑर्डर पे करना है। जैसे एक ऑर्डर पास किया गया था शोगुन के द्वारा कि पीजेंट्स के पास, अब किसी के पास आर्टिलरी नहीं होगा, मतलब किसी के पास तलवार नहीं होगी। ये तो वही बात है कि बंदर के हाथ में आप सीधे तलवार पकड़ा दो, वो देगा आपको बजा देगा, कहा नहीं। समुराई एक्चुअल में कौन है, आपके रियल वॉरियर है, जिनका समुराई क्या है, आपके रियल वॉरियर, इनका काम क्या है, साम्राज्य की सुरक्षा करना। तो जो आर्टिलरी है और जो हथियार है वो किसके पास होंगे, सिर्फ समुराई के पास होने चाहिए। तो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन दैट आई हैव डिस्कस विद यू, जहां पे मैंने ज्योग्राफिकल, चाइना, जापान और साथ में कुछ बेसिक कंसेप्ट पॉलिटिकल का डिस्कस किया है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू, चाहे डैम्यो वगैरह हो या समुराई हो गया हो। स्टूडेंट्स, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, क्योंकि ये प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर है जो हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।